अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिब डिनू है और जैसे कि आप जानते हैं मैं एज अ रिसर्चर एंड पब्लिशर टाइटल तो भी जाना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको फिज़िक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। फिज़िक्स के मुख्तलिफ यूनिट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके अलावा बेसिक एसआई यूनिट जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, 7 टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायमेंशन, मुख्तलिफ यूनिट की डायमेंशन करेक्टली करते हैं, वो भी करते हैं। मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद करने चाहिए। दरअसल ये मैंने इसलिए फिज़िक्स की जो है आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ताकि आपकी एमडी केट में जो स्कोर हो फिज़िक्स का वो अच्छा हो। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है क्या चीज़ आपको पता है? फिज़िक्स के स्टडी ऑफ नेचर के लाते रस्टिंग ऑफ एन आयरन पीस, ये भी फिज़िक्स का ही एक अमल है, फिनोमेना है। फिज़िक्स की बहुत पुरानी कहानी है, केवमैन भी यूज़ करते थे फिज़िक्स, लेकिन पता नहीं था उस वक्त फिज़िक्स का। केवमैन जैसे कि दो पथराव कर टकराव करके आग लगाया जाता था। चाइनीज ने फर्स्ट पेपर पेपी ट्यूब बनाया था। इजिप्टियन ने नाइलोमीटर इस्तेमाल करते थे जो कि ओशन की डेप्थ वगैरह मेजर करते थे। साइंटिस्ट थे मुख्तलिफ, मैक्सिमम जो साइंटिस्ट थे वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। आर्कमिडीज प्रिंसिपल जिसने बहुत काम किया, लीवर की उन्होंने डिस्कवरी की थी, डेंसिटी, ये सब उसने किए थे, आर्कमिडीज। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं गैलीलियो गैलीलेट, उसका भी बहुत एक रोल था फिजिक्स में, जिन्होंने ये बताया था दो चीज अगर मास एक का कम है दूसरे की मास ज्यादा है, दोनों एक ही वक्त में एक ही साथ जमीन पे गिरेंगे अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो। ये उन्होंने बताया था कि ये डिपेंड नहीं करता कि टाइम जो हैवी है वो सबसे पहले गिरेगा। ये हमें दिखता है यहाँ पर, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो लाइटर बॉडी होती है वो लेट गिरती है, जो हैवी होती है वो जल्द गिरती है। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो दोनों एक ही वक्त पे गिरेंगे, ठीक है। तो पहले जो मीन सोलर डे यूज किए जाते थे मुख्तलिफ, आप देख सकते हैं तो टाइम यूज करते थे वो रोटेशन ऑफ अर्थ के। रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क है, ठीक है। रोटेशन कहते हैं कि अर्थ जो अपने एक्सिस के गर्दिश जो चक्कर लगाता है वो 24 घंटे लगता है, उसे रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन कहते हैं जब अर्थ सूरज के इर्द गिर्द यानी चक्कर लगाए और उसे 365 दिन लगते हैं, जिन्हें हम एक साल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, टाइम क्या है, टाइम ये देख सकते हैं। अब ये बेसिक ऐसा यूनिट्स जो कि मैंने आपको बताया, टोटल 7 होते हैं। फिर हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं जो कि इनमें से हम यूज करते हैं, जैसे प्रेशर, मुख्तलिफ वेलोसिटी, ये वो, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये भी आपने पढ़े होंगे मैथ में ज्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने फिर आगे भी मुख्तलिफ 5 सिग्निफिकेंट रूल्स ये भी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, और जो लास्ट है वो हमारा फिफ्थ रूल होता है, ठीक है। ये आगे आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको सिग्निफिकेंट रूल्स के कि कितने सिग्निफिकेंस हैं एक एग्जांपल्स में, इसमें कितने उसमें कितने टोटल, ये भी आपको अपने माइंड में यानी याद रखना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स होते हैं सिग्निफिकेंस। ये दरअसल हमारी फिजिक्स की जो है शुरुआत बेसिक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है। राउंड ऑफ भी पढ़ते हैं हम कि 5 से जो लेस देन होता है वो सेम रहता है, वो कभी भी राउंड ऑफ नहीं होता है। या 5 भी हो तो वो 8.5 रहेगा, 8.3 होगा तो 8 हम उन्हें दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर 8.5 से अब वो 8.6 हो तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं 9 में फिर डायरेक्ट, ठीक है। जैसे 9.8 ग्रेविटी का वैल्यू है, क्योंकि वो 5 से ऊपर है, 9.5 से ऊपर है, 9.8 इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं ग्रेविटी को 10 में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। दोनों करेक्ट है। मास और वेट में भी फर्क है, मास हर जगह सेम होता है, ये दरअसल कुछ बेसिक है। और जो हमारी जो मास और वेट है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। मास आपकी हर जगह सेम रहती है, चाहे आप जहां भी जाएं, चांद पर भी चले जाएं तो वहां पर भी सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है वो डिफरेंट होता है। वेट का फार्मूला है mg, मास इनटू ग्रेविटी। जो मास है आपकी वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जुपिटर में मुख्तलिफ ग्रेविटी है, ठीक है, हर जगह। जुपिटर हमारे प्लानेट से, मून में एक मुख्तलिफ ग्रेविटी है जो यहाँ से कम है, तो इस वजह से वो हर लोकेशन पे आपकी जो वेट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन मास आपकी हर लोकेशन पे सेम ही रहेगी,
चाहे आप जहां भी चले जाएं, चांद पे या किसी और प्लानेट में, जैसे कि मार्स, जिन्हें हम मरीख कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड नहीं बल्कि थर्ड चैप्टर, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है उसके मुताबिक। लेकिन एमडी केट के हिसाब से जो सिलेबस है उसके साथ ये सेकंड है। फोर्स एंड मोशन जो है हमारा, डिफरेंट डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं होती, खाली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि उसे डायरेक्शन होती है। ये मुख्तलिफ मिसाल दी है मैंने, जैसे कि स्पीड की, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको याद रखने चाहिए इस हिसाब से। ठीक, ये आपने पढ़े होंगे पहले भी। तो उसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं। वो दरअसल कहलाती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मुख्तलिफ मिसाल दिए हैं मैंने, मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि जब बॉडी कोई अपनी पोजीशन में चेंजिंग ले आए, ए पोजीशन पे पहले खड़ा था बॉडी, तो फिर से बी पोजीशन पर चला जाए, ये चेंज पोजीशन में होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन की तरफ हो, लेकिन डिस्टेंस वो डायरेक्शन शो नहीं करता। ठीक, उसके मुख्तलिफ फार्मूले भी हमने पढ़े थे। एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? एवरेज कहते हैं जो टोटल वेलोसिटी है आपकी, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसे आप प्लस करके फिर जो है, जो टोटल टाइम है उसे डिवाइड करें। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम कहते हैं जब कोई वेलोसिटी मेजर करें उस वक्त जब आपका टाइम जीरो के करीब हो, जीरो के करीब हो। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, देख सकते हैं आप। एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी आर इक्वल, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दोनों इक्वल होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर 2 सेकंड में, ये कांस्टेंट कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। हर 1 सेकंड से वो यूनिफॉर्म चलती रहती है। जो वेरिएबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वो हमारी हर 1 सेकंड में मुख्तलिफ होता रहता है। 2 मीटर 1 सेकंड में, तो फिर मैं कहता हूँ 3 मीटर 2 सेकंड में, वो वेरिएबल कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, जैसे कि मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसमें भी हम पढ़ते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये वही बात हुई है। देखिए, फिर हम पढ़ते हैं मोशंस के 3 इक्वेशंस। एक होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारी होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर मैं अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा तो सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह में जी रख दूंगा, क्योंकि वो कहलाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो फिर इस तरह, यानी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की अगर आपको कोई भी फाइनल वेलोसिटी, कोई भी स्पीड, कोई भी उनकी रफ्तार को मालूम करना होगा, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, इस तरह कहेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फ्री फॉल कर रही है, आ रही है। फिर सेकंड इक्वेशन आप इस तरह करेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर करोगे। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या करोगे कि 2 GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है। ये इस तरह है, जो कि आपको 3 इक्वेशन ये बेसिक जो कि याद करनी चाहिए। ये आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो मुख्तलिफ यूज किए हैं। ये इसी तरह ही आपको याद करने होंगे। ये देख सकते हैं, वही बात हुई जो कि मैंने आपको बताया, मोशन अंडर ग्रेविटी किस तरह है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। फिर है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 GS। अगर मैं इस तरह भी कह सकता हूँ 2 GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि वी आई स्क्वायर जब यहाँ आ जाएगी इक्वल के इस तरफ आ जाएगी लेफ्ट तरफ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होगा, फिर इज इक्वल टू बचेगा 2 GS। ठीक है।
ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो कि मैंने सोल्व किए थे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। ये मैंने ऐसी बुक में से ही किए हैं। मैंने इसलिए किए ताकि एमडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिज़िक्स को अच्छी तरह से उस पढ़ सकें और तैयारी कर सकें उस चीज़ की जो कि उन्हें एमडी के में काम आए। यहाँ पर मैंने तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल किया है, देख सकते हैं आप यहाँ। फिर लॉज ऑफ मोशन जिसमें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो कितने हैं? टोटल 3 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जो कि आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखने चाहिए। ठीक, फिर फोर्स की बात हो रही है, फोर्स भी पढ़ते, फोर्स क्या है, फोर्स किसने जिसका यूनिट है न्यूटन किसने दिया था, ये वो सब हम पढ़ते हैं टोटली इस चीज में। ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो कि मैंने हल किए फोर्स का जो फार्मूला था वो इस्तेमाल करके। फिर मास और वेट वो मैंने पहले से बता दिया आपको। अब मोमेंटम पे चलते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फार्मूला याद रखिए ये। इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स दरअसल कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी जहां पे भी आप रेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ देखें आपको, आप समझ जाएं कि वहां पर टाइम की बात हो रही है। मोमेंटम में चेंजिंग हो लेकिन वक्त के साथ, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इसका सैंपल जे और यूनिट सेम है। इसका मुख्तलिफ मैंने फार्मूले यूज करके उसे शो किया है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिलेट है वो भी मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम हल किए थे मैंने यहाँ पर कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो कंजर्व रहती है हमारी, जो सेम कांस्टेंट रह रही है किस तरह, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की। यहाँ पर वही फार्मूला मोमेंटम का इस्तेमाल करके मैंने मोमेंटम फाइंड की है। कोई भी आपको पूछे कि मोमेंटम किस तरह रिलेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, तो फिर आप बता दीजिएगा जैसे मैंने डिफाइन की है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है मोमेंटम। फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किस तरह होती है? इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है पता होना चाहिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहे। जैसे रबर बाल है, रबर बाल को आप जब भी फेंकते हैं तो उसमें कोई भी एनर्जी पैदा नहीं होती, वो सेम ही रहती है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है दूसरे एनर्जी में। हीट एनर्जी हो गया, दूसरा साउंड एनर्जी हो गया। ठीक है, अगर आप लोहे का बाल उठाएंगे तो उससे अगर आप फेंकेंगे तो वो साउंड पैदा करेगी, वो पूरी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? साउंड एनर्जी में। जब रबर बाल उठाएंगे वो इलास्टिक कोलिजन होगी। या मैं क्लैपिंग ऑफ द हैंड्स करूं, अगर तालियां बजाऊं तो तालियां में क्या, इसमें क्या हो रहा है? मेरा साउंड एनर्जी में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक, ये इन इलास्टिक कोलिजन के आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मोशन इन वन डायमेंशन टोटल। फिर हम पढ़ते हैं मोशन इन टू डायमेंशन आगे, जो कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वो अब। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके मुख्तलिफ फार्मूले, वो टू डायमेंशनल किस तरह है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो टू डायमेंशनल के एग्जांपल होते हैं और सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल का ही एग्जांपल होता है। आपको जो याद करने हैं वो ये इक्वेशंस, जो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रही है वो क्या है, फार्मूला याद करना है। और वाई डायरेक्शन वो भी, उसका भी फार्मूला याद करना है। फिर ये लीनियर एक्सलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन क्या है, ये मुख्तलिफ और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप भी दिया हुआ है जो कि आपके एमडी के सिलेबस में था। आप वहां से नोट करें, देखें वो था, तो फिर ये रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये चीज।
यहाँ पे हमारा वेव मोशन एंड साउंड स्टार्ट होता है चैप्टर। वाइब्रेटरी मोशन की शुरुआत करते हैं क्या चीज। वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं जब एक बॉडी की मूवमेंट हो, हेयर एंड देयर स्टार्ट वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, तो वाइब्रेटरी मोशन जब कंटिन्यूअसली रिपीटेडली होता रहे तो हम इन्हें कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपके एमसीक्यूज में आए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस चीज का टाइप है, किस मोशन का टाइप है, तो आप कहेंगे इट इज टाइप ऑफ पेराडक मोशन। ठीक, तो इसमें मीन पोजीशन पढ़ते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पढ़ते हैं। जो मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन मूवमेंट दरअसल आप ये कह सकते हैं कहलाती है हमारी वाइब्रेटरी मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर रिपीटेडली होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे हम इन्हें। फिर हम वेव पढ़ते हैं, वेव क्या चीज़ है, इसके उसके अलावा फिर उसके टाइप भी पढ़ते हैं। दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहते हैं, जब परपेंडिकुलर हो मीडियम की मूवमेंट, और लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं कि पैरेलल हो। ठीक है, इस ये आपको मिसाल भी याद करने। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वाटर वेव रिपल टैंक जो होते हैं हमारे ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। ठीक है, रॉक वेव ये हमारे ये भी ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो दरअसल परपेंडिकुलर होती है। मुख्तलिफ पढ़ते हैं, टाइम पीरियड पढ़ते हैं। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे, ये भी आपको याद करनी चाहिए। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट किस पर होता है, मास और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड किस पे होता है, लेंथ पर होता है, लेंथ लेंथ ऑफ थ्रेड लिखा हुआ है। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड एम्पलीट्यूड, ये याद रखने हैं आपको। एक्सलरेशन एसएचए में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन होता है, ये भी याद रखने आपको मैं एमसीक्यूज के लिए। फिर टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वही बात लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, मैंने जो मिसाल दी है कि साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, ये सारे जो भी हमारे एग्जांपल किसके हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के हैं, जो कि आपको याद करने हैं। ठीक, और स्टेशनरी वेव है क्या चीज। स्टेशनरी वेव कहते हैं जब एक चीज का हम वाल से फिक्स करें एक स्ट्रिंग को, और दूसरे को हम अपने हैंड में यानी होल्ड करें, और फिर जब वो मोशन करवाएंगे तो वेव पैदा होंगे, और उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, या हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ में कन्वर्ट होते हैं। नोड और एंटी नोड का पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे ये एंटी नोड है, वो पॉइंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो हम कहेंगे ये नोड है। ठीक है, सैंपल भी याद करना है। नोड को एन से शो करते हैं, एंटी नोड को ए से शो करते हैं। साउंड की स्पीड एयर में कितनी है लिखा हुआ है, ये भी याद करना है आपको। मुख्तलिफ फार्मूला, लेप्लेसिस करेक्शन भी याद करनी है आपको खास करके। ये दरअसल एमसीक्यूज के लिए मैंने बनाया जो कि आपको पढ़ने हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी पता होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये मुख्तलिफ मैंने फार्मूला, मुख्तलिफ केसेस जो भी डॉपलर इफेक्ट के थे वो मैंने यूज़ किया। और लिसनर और सोर्स के जो भी एक जगह, यानी लिसनर जो है सोर्स के करीब है, सोर्स स्टेशनरी है, ये सारे इसी तरह ये एग्जांपल्स केसेस जो भी है इसमें मेंशन हुए, आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। रेडार डॉपलर इफेक्ट का ये एग्जांपल कहलाते हैं। केस बी, फिर सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव कहलाती है हमारे दो वेव जिसे जिन्हें सेम लीनियर मीडियम ट्रेवल हो, और नेट डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या होगा उसका हम मालूम करते हैं, ये देख सकते हैं। फिर आप इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक का, और ये इसमें जो है आपको चार चीज़ें खास करके याद करनी हैं। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोबैरिक यानी आपका जब प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक जब आप उस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, और आइसोथर्मल में जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। लेकिन एडियाबैटिक में नो हीट फ्लो इन और आउट होता है, ये याद करें। ना ही उसमें हीट फ्लो इन होता है इनसाइड, ना ही उसमें हीट आउटसाइड फ्लो होता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है हमारी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वो चीज़, वो स्टडी हम करें जब किसी इलेक्ट्रिक चार्जेस को सपोज किया जाए कि वो रेस्ट में है। वैसे वो नहीं होते, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर सपोज टू बी इन रेस्ट पोजीशन।
देन हम उनकी इफेक्ट्स और प्रॉपर्टीज पढ़ें तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और जो फील्ड होगी वो हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उन चार्जेस के दरमियान। और जो कूलम्स लॉ ने कहा था कि फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2, और इनवर्सली रिलेटेड होता है हमेशा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स एक्सपीरियंस वो कम होता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो उनकी वजह से क्या होगी हमारा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी मतलब ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, दो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन रिपल्जन हो उस बाउंड्री को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो शिद्दत जो चार्जेस एक्सपीरियंस करे जिस पॉइंट पे, और यहाँ पर लिखा है कि उस जगह कितना ग्रेटर होगा लेसर होगा, ये भी मैंने मेंशन किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने मेंशन किए कि वो क्या चीज़ें, वो हमारे इमेजिनरी लाइंस कहलाते हैं। ठीक है, वो ड्रा करते हैं इमेजिनरी लाइंस। तो और जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव है वो हमेशा इनवर्ड होती है। यहाँ पर ये भी मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होंगे क्योंकि वो डायरेक्शन को शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, ये भी मैंने मेंशन की इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस, ये भी मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लाइन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट ऑल पॉइंट्स, ये भी मैंने मेंशन किया। और एक और बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारी मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं, कोस जीरो पे। जब वो पैरेलल होंगे, जो लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उस सरफेस पे पैरेलल होंगे तो फिर ज़्यादा होगी, लेकिन जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर वो मिनिमम ज़ीरो यानी हो जाएगी। मतलब कोस 90 होगी तो ज़ीरो, कोस ज़ीरो होगा तो फिर मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने डिफाइन किया कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर हल भी किया है, आप देख सकते हैं। डब्ल्यू वर्क डन को शो कर रहा है, जो सी है वो चार्ज को। ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर वो मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा, ये आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंबल है जो दिया हुआ है। कोस जीरो होगा तो फिर मैक्सिमम होंगे, कोस 90 होगा तो फिर वो मिनिमम हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएगा। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, जब कोई चीज़ एक चीज़ के अगेंस्ट आप जब करेंगे तो एक उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हमारा जो होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हम पढ़ते हैं। जब आप एक फील्ड के अगेंस्ट किसी चीज़ को ले जाएंगे दो चार्जेस को, तो उनके दरमियान उनके अगेंस्ट एक फोर्स एनर्जी जो जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ये भी दिया हुआ है कि ये किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, वो हमेशा पोजीशन पर, हाइट पर डिपेंड करता है। ये कैपेसिटेंस जो चार्ज है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, वोल्टेज से। सी हमारा कैपेसिटेंस है। और जो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करता है, कैपेसिटर मतलब कि उस जैसे कि बैटरी है हमारे, उनकी सलाहियत कितनी है चार्ज स्टोर करने की, कैपेसिटेंस कहते हैं सलाहियत को। कैपेसिटर जो सलाहियत रखने वाला है, जैसे बैटरी सेल्स वगैरह हुए हमारे, उसमें हम पढ़ते हैं फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये भी आप याद रखें, ये मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दोनों का लिखा है, चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का भी।
फिर चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब यहाँ पर जो है करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस। वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पढ़ रहे थे रेस्ट पोजीशन में, यहाँ पर जो होगा वो मोशन में होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ये। वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। करंट के यूनिट याद कीजिएगा, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर है। और उसके अलावा जो है ओम्स लॉ ने क्या दिया था, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट भी इसलिए हम ओम लिखते हैं क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था, ओम, जिन्होंने ये दिया था। यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये देख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा। 1/k is equal to R. Reciprocal of conductance is called resistance. रेजिस्टेंस थिक वायर में हमेशा लेस रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उसकी मोर एरिया होता है, और जो थिन वायर होता है उसे लेस एरिया होती है, ये याद रखिए, और उसमें मोर रेजिस्टेंस होती है। ये आपको याद रखना है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, एरिया से इनवर्सली। जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे उस वायर में, उस वायर की, तो रेजिस्टेंस भी उसमें बढ़ेगी। लेकिन जब आप उसकी एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक, ये एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी एमडी केट के सिलेबस में था जो कि मैंने मेंशन किया। और उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर का पता होना चाहिए, पावर किसे कहते हैं। किलो वाट आवर, ये यूनिट आपके उसमें दिया हुआ है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। टोटल करना है आपको, कितना बराबर है, कितना जूल है, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, क्या फ़र्क है ये भी पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन को करता है, और जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं खुद भी। दो टाइप होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर की, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका जो है हाइड्रोजन एटम का आप पढ़ेंगे ना, उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर, ये आपका चैप्टर है। फिर रेक्टिफिकेशन भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर है, डायोड वाले, डायन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। सारे जो भी थे सिलेबस में मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ पर मैंने अलग से एसी करंट लिखा था, एसी अल्टरनेटिव करंट जनरेटर जो है हमारा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी अलग से मैंने मेंशन किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये किस तरह होते हैं ये भी पता होना चाहिए। प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ये सब इसमें मेंशन किए गए हैं। आप थोड़ा सा रीड करके अगर फिर आगे चलेंगे तो फिर मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया गया है, देख सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसका दूसरा नाम है लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और जो एक और होता है कंटिन्यूस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, यहाँ पर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, यूनिट चेंज है, ये याद रखिएगा, मैंने मेंशन किए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। लेंजिस लॉ, फोटोन क्या है, ये भी आपके सिलेबस में था। मैक्स प्लैंक्स जो था, उन्होंने हमारा ये फार्मूला दिया था, E = hv।
वी जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाती है, ई एनर्जी कहलाता है हमारा। फिर उसके बाद फिर हमारा यूनिवर्सल फेमस इक्वेशन जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ई इज इक्वल टू mc²। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन वादे की गई है। पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर चार्ज, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं एनर्जी अपॉन द चार्ज। ये फर्क है, दोनों का यूनिट सेम है, याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वर्क डन पर चार्ज, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो एनर्जी पर चार्ज होता है। लेकिन दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट है, दोनों का सेम है। एफिशिएंसी ऑफ एक ट्रांसफार्मर की किस तरह मालूम करेंगे, ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वो जो रेक्टिफिकेशन वाले मैंने कहा था आपको, डायोड, ये वो हम पढ़ते हैं उसमें ये भी मेंशन किया गया है। ये इसलिए कि ये मैंने, क्योंकि आपके चैप्टर में था, सिलेबस में था ये जो रेक्टिफिकेशन, जिसमें एसी की हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट करंट में डीसी में। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर दो होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको पिक्चर दिखाए थे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो कि एक्स्ट्रा मेंशन किया गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जहाँ पर एक्स्ट्रा लफ्ज आपको दिखे इसमें तो समझ जाइएगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन आपके एमडी केट के सिलेबस में ये नहीं है। ये थे वो बायमंड सीरीज जो टोटल हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5। ये रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ये आपके सिलेबस में हैं। क्या इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हमारे स्किन पर, क्या इफेक्ट है इसका। फिर हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स का। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसकी डेफिनेशन भी मैंने वाजे की है। फिर हमने आइसोटोप में वाजे की है। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आइसोटोप में क्या होता है, दरअसल हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। तो हाइड्रोजन की किस तरह है, जो प्रोटियम है उसमें फर्स्ट एटॉमिक मास है, लेकिन एटॉमिक नंबर वो भी फर्स्ट है। जो सेकंड है ड्यूटेरियम, उसमें एटॉमिक मास वो सेकंड 2 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। और जो थर्ड है ट्राइटियम, उसमें क्या एटॉमिक मास 3 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो फर्स्ट है, 1 है। तो टाइप्स भी हैं हमारे न्यूक्लियर डीके के, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम डीके। देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप यहाँ पे। हाफ लाइफ है क्या चीज़, किस पर डिपेंड करता है, किससे इन्वर्सली रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है खास करके। मैंने वाजे किए मुख्तलिफ MCQs के लिए ये लिखे हैं। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये भी वाजे किए कि वो किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस से इन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। लास्ट में बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, दैट्स फाइनल।